Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, today we will read chapter 4, Globalization and the Indian Economy in Economics. Do you know what is the globalization? It is the integration of the different countries with the purpose of trade and some other purposes. And what is the effect of globalization on Indian economy? We will discuss in this chapter in depth. So let's start the topic of today, globalization and the Indian economy. Globalization in Hindi means वैश्वीकरण, means विश्व के देशों का आपस में जुड़ना किसी एक उद्देश्य के लिए या अलग अलग उद्देश्यों के लिए, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चाहे वो व्यापार के उद्देश्य से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और चाहे वो दूसरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा वो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज कंज्यूमर्स इन टुडेज वर्ल्ड, सम ऑफ अस हैव ए वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर अस। एक कस्टमर होने के नाते, एक उपभोक्ता होने के नाते आज के संसार में हमारे सामने काफी सारी चीजों और सेवाओं की एक चॉइस रहती है। वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज हमारे सामने अवेलेबल रहती हैं। द लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिजिटल कैमरा, चाहे वो आजकल के जो लेटेस्ट डिजिटल कैमराज हों, मोबाइल फोन्स हों, टेलीविजन्स हों, मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिन्हें संसार के बहुत बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उद्योगपति हैं, उन्होंने बनवाया है। एंड आर विद इन आवर रीच, और वो संसार की वो सारी चीजें जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी हैं, जो अब्रोड से आती हैं, वो हमारी पहुंच में आ चुकी हैं। एवरी सीजन, हर मौसम में, न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, नए नए प्रकार के जो हमारे व्हीकल्स हैं। ऑटोमोबाइल्स मैं पहले भी बता चुकी थी पिछले चैप्टर में कि व्हीकल्स होते हैं, कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स। आप नई नई प्रकार के व्हीकल्स को भारतीय सड़कों पर देख सकते हैं। गोन आर द डेज, वो दिन गए, व्हेन एम्बेसडर एंड फिएट फॉर द ओनली कार्स ऑन इंडियन रोड, जबकि एम्बेसडर और फिएट नाम की जो कारें हैं वो भारतीय सड़कों पर दौड़ा करती थी, वो दिन गए। यानी अब सिर्फ लिमिटेड स्टॉक नहीं है व्हीकल्स का हमारे पास, अलग अलग कंपनी की अलग अलग जो ब्रांडेड या फिर ये कह सकते हैं इंपोर्टेड कार्स हैं और व्हीकल्स हैं, वो हमारी इंडियन रोड्स पर दिखाई देती हैं। टुडे इंडियंस आर बाइंग कार प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। आज भारतीय लोग भी खरीद पा रहे हैं सभी टॉप कंपनीज के मॉडल्स जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। A similar explosion of brands can be seen for many other goods, और यही सिर्फ व्हीकल्स के फील्ड में ही नहीं, इसी प्रकार का विस्फोट या ज्यादातर जो ब्रांड की चीजें हैं वो अलग अलग जो है प्रोडक्ट के रूप में भी हमारे सामने आ रही हैं। शर्ट से लेकर टेलीविजन तक हमारे अलग अलग कंपनी की और जो इम्पोर्टेड चीजें हैं जो कि हम सिर्फ सुना करते थे या फिर हम जो है जिसकी कल्पना किया करते थे, और आजकल जो प्रोसेस्ड फ्रूट जूस है, इन सब की भी डिफरेंट कंपनीज की जो है प्रोडक्ट हमारे लोकल मार्केट में अवेलेबल है। ये सारी चीजें ऐसे ही उपलब्ध नहीं हो गई हैं आपको कि आपने चाहा और आ गई। ये पहले कुछ समय पहले या कुछ साल पहले इनका हमारे मार्केट में ये चीजें दिखाई भी नहीं देती थी। Such wide ranging choice of goods in our market is a relatively recent phenomena. तो ये इस प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं जो कि हमारे बाजार में आज आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, ये आधुनिक चमत्कार का से जुड़ी हुई है। मीन्स आजकल ये ज्यादा दिखाई देती हैं। You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian markets even 2 decades back. आप पिछले 2 दशकों यानी 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की वाइड वैरायटी की जो गुड्स है हमारी इंडियन मार्केट में दिखाई नहीं देती थी। इन ए मैटर ऑफ ईयर्स, कुछ ही सालों के अंदर आवर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। अब देखिए हमारा बाजार जो है पूरी तरह से बदल चुका है। यानी
20 सालों के अंदर अंदर ऐसा चमत्कार हुआ है, या फिर इतनी रैपिड स्पीड से ट्रांसपोर्टेशन और जो ये कम्युनिकेशन मोड्स हैं डेवलप हुए हैं कि इनकी वजह से और ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से, यानी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का आपस में कनेक्शन होने की वजह से ये सारी चीजें आपको उपलब्ध हो पा रही हैं और बिल्कुल आसानी से आपकी लोकल मार्केट में मिल जाती हैं, जो कि कभी हमारे लिए कल्पना मात्र थी। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस? हम इन ये तेज गति से होने वाले बदलाव को कैसे समझ सकते हैं? What are the factors that are bringing about these changes? किन फैक्टर्स की वजह से ये चेंजेस पॉसिबल हो पाए हैं? एंड हाउ आर these changes affecting the lives of the people? और इन चेंजेस की वजह से या इन बदलावों की वजह से लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? We shall dwell on these questions in this chapter. इस चैप्टर में हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर सर्च करेंगे और उसको डिस्क्राइब करके समझेंगे। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, नेक्स्ट पेज पर है बेटा ये टॉपिक हमारा, जिसका मीनिंग क्या है? अंतर्देशीय उत्पादन, यानी अलग अलग देशों के अंदर हम न केवल अब आज सामान बेच पाते हैं बल्कि बनवाते भी हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो प्रोडक्शन की यूनिट्स होती हैं वो लगाई जाती हैं बाय द मैन्युफैक्चरर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उसका प्रॉफिट ले सकें या लो वेजेज का फायदा उठा सकें। Until the middle of the 20th century, production was largely organized within the countries. 20वीं शताब्दी के बीच तक तो ऐसा था कि जो प्रोडक्शन होता था वो अलग अलग देशों के अंदर, अपने अपने देशों के अंदर ही ज्यादा बड़े पैमाने पर बनवाया जाता था। यानी सामान तैयार करने की जो प्रक्रिया थी वो लंबे समय तक की कहाँ रही? 20वीं शताब्दी के मध्य तक ये अपने अपने देश में ही कंडक्ट होती रही। What crossed the boundaries of these countries were raw materials. उस समय पर सिर्फ कोई देश अगर कुछ मंगवाता था तो वो कुछ लिमिटेड स्टॉक ही मंगवाता था। जैसे कि भारत से अगर हम बात करें कि क्या चीज हमारी दूसरे देशों में जाती थी, तो वो थे रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल, फूड स्टफ खाने पीने की चीजें, एंड फिनिश प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा जो हमारा तैयार माल होता था वो सारी चीजें वहां पर जाती थी, जो कि बाउंड्रीज को क्रॉस करता था। ऐसे ही कोई देश इन चीजों को मंगवाता था। कॉलोनीज सच एज इंडिया और भारत जैसे देश के अंदर तो रॉ मटेरियल्स, फूड स्टफ और इंपोर्टेड फिनिश गुड्स को ज्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता था। और ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज, और व्यापार ही एक ऐसा रास्ता था जो कि इम्पोर्टेंट प्लेस रखता था अलग अलग देशों को जोड़ने के लिए। दूर दराज के जो देश थे उन्हें कनेक्ट करने के लिए ट्रेड ही एक मेन चैनल बना हुआ था। दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, और ये प्रक्रिया तब तक जारी रही जब तक कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या कंपनीज जो है ग्लोबल सीन में विजिबल नहीं हुई। यानी वैश्विक स्तर पर बड़ी बड़ी कंपनियां जब तक नहीं उभरी तब तक तो ऐसे ही प्रोसेस जारी रही, और उसके बाद जो ट्रेड का इम्पोर्टेंट पार्ट है या मेजर पार्ट है वो एमएनसीज के थ्रू कंडक्ट किया जाने लगा। एमएनसी होती क्या है? सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एमएनसी क्या है? एमएनसी इज ए कंपनी, ये एक टाइप की कंपनी ही होती है दैट ओन्स ऑफ और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, जिसका एक से ज्यादा देशों के अंदर उत्पादन भी होता है और वो एक से ज्यादा देशों के अंदर अपने उत्पादन को बेचती भी है। यानी सामान बनाने की प्रोसेस उसकी अलग अलग देशों के अंदर कंडक्ट की जाती है। MNCs set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources. और एक MNC किन देशों में अपने ऑफिस और फैक्ट्रियां खोलती है? जिन देशों के अंदर उसे जो है सस्ते मजदूर मिल जाएं, चाहे वो स्किल्ड लेबरर्स हों या अनस्किल्ड हों, और दूसरे रिसोर्सेज जो कि एक इंडस्ट्री के लिए जरूरी होते हैं वो भी सही रिजनेबल रेट में उन्हें मिले, और इसके साथ साथ जहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी लिबरलाइज हों, मीन्स उदारवादी नीति उस देश की हो या फिर वो WTO का पार्ट हो, मेंबर हो, ताकि उसे वो फ्रीडम मिल सके अपने इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए, अपनी फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए या फिर ऑफिस को ओपन अप करने के लिए। दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। ये इसलिए किया जाता है, ये सारी बातें क्यों देखी जाती है अपनी फैक्ट्री ऑफिस खोलने के लिए एक मैन्युफैक्चरर के थ्रू, ताकि उसकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो लो रहे, यानी उत्पादन का खर्चा कम रहे और MNC इससे ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सके।
कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, आप नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी, एक एमएनसी किस प्रकार अपने उत्पादन को फैलाती है। अ लार्ज एमएनसी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, एक बड़ी एमएनसी है जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाते हैं, यानी उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र। डिजाइन्स इट्स प्रोडक्ट्स इन रिसर्च सेंटर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में जो डिजाइन तैयार किए जाते हैं, रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। एंड देन हैज द कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, और उसके पार्ट्स जो हैं, इक्विपमेंट्स के जो पार्ट्स हैं वो चाइना के अंदर डेवलप करवाए जाते हैं या मैन्युफैक्चर करवाए जाते हैं, वहां पर उनकी एक फैक्ट्री है। दीज आर देन शिप टू मैक्सिको, फिर इसको शिप के थ्रू मैक्सिको भेजा जाता है और ईस्टर्न यूरोप में भेजा जाता है, जहां की इस प्रोडक्ट्स को असेंबल करके फिर जो है इक्विपमेंट बनते हैं, और लास्ट में फिनिश प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो जब बन कर तैयार हो जाते हैं तो उन्हें वर्ल्ड वाइड जो मार्केट है, पूरे विश्व भर में अलग अलग देशों के अंदर बेचा जाता है। मीनवाइल उसी समय पर द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरीड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया। अब आप देखिए, प्रोडक्शन कहीं हो रहा है नहीं, रिसर्च कहां पर हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स में। पार्ट्स कहां डेवलप किए जा रहे हैं, चाइना के अंदर, और उसके बाद उसको मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप की जो मार्केट है वहां पर असेंबल करवाकर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज को सप्लाई किया जाता है। लेकिन जो कंप्लेंट्स आती हैं, जो इंक्वायरीज आती हैं, उनको रिजोल्व करने के लिए इंडिया के अंदर उसके कंपनी के कस्टमर केयर सेंटर बनाए गए हैं, जहां की इंडियंस को रिक्रूट किया जाता है, यानी जॉब दी जाती है, क्योंकि वो लेस वेजेज पर काम करने के लिए रेडी रहते हैं और स्किलफुल हैं और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन्स हैं। सो आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट कंट्रीज में एक एमएनसी कैसे अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करती है। अभी आप नेक्स्ट पेज पर देख पा रहे होंगे, जो अभी आपने एग्जाम्पल पढ़ा उसमें एक एमएनसी जो है सिर्फ अपनी फिनिश प्रोडक्ट्स को ग्लोबली सेलिंग नहीं करती, बट मोर इम्पोर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली, कि वो विश्व भर में न केवल सामान बेचती है बल्कि संसार के अलग अलग देशों में उस सामान और उस सेवा को उपलब्ध भी करवाती है, यानी बनवाती भी है। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या होता है, प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स वेज, उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो एक जटिल प्रक्रिया है, मतलब एक पेचीदा एक तरीका है जो कि आम आदमी की समझ से बाहर है। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, इस प्रोडक्शन प्रोसेस को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब, और पूरे विश्व में अलग अलग देशों के अंदर कंडक्ट करवाया गया और फैलाया गया। इन द अबव एग्जाम्पल, आपने ऊपर जो एग्जाम्पल पढ़ा, चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, चाइना के अंदर बहुत ही जो है मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन चीप रहती है, यानी वहां पर फैक्ट्रीज जब इस्टेब्लिश होती हैं तो काफी लेवल पर जो है टेक्निकल जो चीजें हैं उन्हें चीप रेट में मिल जाती हैं। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप ऐसे प्लेसेज हैं जो कि यूजफुल हैं अपनी मार्केट से क्लोजनेस की वजह से, यानी बाजार वहां पर नजदीक है, इसलिए वहां पर इस टाइप से किसके नजदीक है, यूएस के नजदीक है और यूरोप के नजदीक है। तो मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में इनकी जो है असेंबलिंग करवाकर फिर यूएस और यूरोप में इसको जो है रिसर्च सेंटर के थ्रू इसको फाइनलाइज करवाकर और फिर यूरोप की मार्केट और अदर मार्केट्स में इसको सेल किया जाता है। इंडिया हैज हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स, भारत के अंदर बहुत ही निपुण जो है इंजीनियर्स पाए जाते हैं। हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन की टेक्निकल एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझते हैं, यानी तकनीकी जो पक्ष होते हैं किसी भी चीज को कैसे बनाएगा उसकी पूरी जानकारी हमारे भारतीय जो इंजीनियर्स हैं उन्हें होती है। इट है ऑल्सो हैज एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ, यहाँ पर ज्यादा अच्छे ढंग से फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग यूथ पॉपुलेशन पाई जाती है। हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विसेज, जो कि कस्टमर केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करवा सकते हैं और अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन, और इस सब को प्रोसेस को पूरी करने में, यानी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ये जो प्रोसेस कंप्लीट करवाई गई है इसको पूरा करने में एमएनसी का खर्चा सिर्फ इतना आता है 50 to 60% ही वो को जो है देखिए बचा भी पाती है इतना, यानी बहुत ही कम रेट में वो प्रोडक्शन को डेवलप कर पाती है, अपने मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को कंप्लीट कर पाती है।
जिससे कि उसे सबसे ज्यादा फायदा होता है अपने प्रॉफिट में। The advantage of spreading out the production across the borders to the multinationals can be truly immense। और इस प्रकार से अलग अलग देशों के अंदर अपनी जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको स्प्रेड करने की वजह से उनको सबसे ज्यादा फायदा मल्टीनेशनल कंपनीज को ये मिलता है। ट्रूली इमेंस, बहुत ही असीमित यानी बहुत बड़ा मुनाफा वो कमा पाती हैं। यानी सिर्फ आप ये लगा सकते हैं 50 या 40% जो है उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है और बाकी उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो का इमेंस वो वेल्थ गेन कर जाती हैं इस प्रॉफिट के रूप में, और आगे चलकर फिर वो उसको इन्वेस्ट करके फिर दूसरे प्लांट्स अपने डेवलप करती हैं या अदर यूनिट्स को डेवलप करने की तरफ फोकस करती हैं। लेट्स वर्क दिस आउट। तो आप देखिए अब नीचे एक दिया गया है पैराग्राफ। Complete the following statement to show how the production process in the garment industry is spread across the countries। गारमेंट फैक्ट्री अलग अलग देशों के अंदर कैसे प्रोसेस में की गई है, इसको कंप्लीट भी हमने करना है। The brand tag says made in Thailand। गारमेंट के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है जिस पर लिखा है मेड इन थाईलैंड, कि थाईलैंड में ये कोई रेडीमेड कपड़ा बना हुआ है। बट दे आर नॉट द थाई प्रोडक्ट्स, लेकिन वो सच में थाईलैंड का प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इस मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को कई भागों में बांटा गया है। लुक फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ ईच स्टेप, और हर स्टेप पर जो है बेस्ट सॉल्यूशन के लिए कोशिश की गई है कि अच्छा गारमेंट बनाया जा सके। उसके लिए वी आर डूइंग इट ग्लोबली, हम इसको विश्व भर में बना पा रहे हैं या कर रहे हैं। इट मेकिंग गारमेंट्स, क्योंकि ये इन मेकिंग का गारमेंट्स कपड़ा बनाने में या फिर इस रेडीमेड कपड़े को बनाने में। द कंपनी में फॉर एग्जाम्पल गेट कॉटन फ्रॉम फाइबर फ्रॉम कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ये भी बातें क्यों लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये आसपास के वो कंट्रीज हैं जहां पर वो कनेक्ट हो सकते हैं फॉर द सीकिंग ऑफ रॉ मटेरियल। और उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो सकती है, हो सकता है उसको असेंबल थाईलैंड में कर दिया गया हो, या हो सकता है उसके आसपास वाले कंट्रीज में उसको असेंबल करवाकर फिनिश गुड के रूप में फिर थाईलैंड के रूप में थाईलैंड के लेबल लगाकर उसको सेल करने की प्रोसेस की गई हो। तो ये यहां तक आप चैप्टर को पढ़िएगा और इसके इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।